कैंसर बेसिकली क्या होता है, कोई भी नॉर्मल सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया या जेनेटिक अल्टरेशन हो गया, कोई डीएनए म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से वो सेल एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, कैंसर सेल्स बोलते हैं। वो एबनॉर्मल ग्रोथ करते रहते हैं, काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करते रहते हैं। उनकी उसके अंदर ये भी क्षमता होती है कि वो खुद के जिस अंग से वो विकसित हुए हैं वहाँ पे वो ग्रो करें और साथ में वो कहीं दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जो स्टमक कैंसर है वो हमारे देश में होने वाला काफ़ी तेज़ी से इसका अभी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। पहले इसका जो इंसिडेंस था वो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा हुआ करता था। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो यूरोपियन डेटाज़ कहते हैं और अमेरिकन डेटाज़ कहते हैं, वहाँ पे इसका जो इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया है और ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर के रूप में यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाता है। और 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर जिसकी वजह से कैंसर का डेथ होती है, उस लिस्ट में ये 2nd रैंक पे आता है कैंसर द्वारा होने वाले डेथ के रूप में। बट हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो इसका इंसिडेंस है वो थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इट कम्स एज द 6th और 7th नंबर का कैंसर है इंसिडेंस के रूप में। और जो मॉर्टेलिटी है इट इज़ स्टिल वेरी हाई, क्योंकि जनरली जो शुरुआती दौर में पेशेंट्स होते हैं उनको लक्षण नहीं आते, तो अधिकतर जो इसका आइडेंटिफिकेशन हो पाता है वो एडवांस स्टेज में ही हो पाता है। इसलिए हमारे देश में भी जो मोर्टालिटी है वो ज़्यादा है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से, एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री की सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट हमारे देश में हर साल 50,000 के आसपास गैस्ट्रिक कैंसर हर साल लगभग पाए जाते हैं। शुरुआती दौर में जो स्टमक कैंसर होता है उसके कुछ लक्षण बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अनीमिया उनका मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ, किसी ने इन्वेस्टिगेट किया और देखा गया कि उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और पाया गया कि उसके पेशेंट के स्टमक के अंदर कोई गांठ पड़ी हुई है। किसी ने फिर बायोप्सी किया और उसमें कैंसर डायग्नोज हुआ। तो ज़्यादातर जो शुरुआती दौर के कैंसर हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो है थकान होना, लैट्रिन काला आना, भूख कम लगना, वज़न कम होना। ये शुरुआती दौर में जनरली ये सिम्टम्स आते हैं। बाद में जब कैंसर और एडवांस हो जाता है तो जहाँ पे अगर लोकल इन्वेजन ज़्यादा हुआ तो उसमें कभी कभी पेन भी हो सकता है। अगर कहीं और शरीर में पहुँच गया तो उसके सिम्टम्स भी उस पेशेंट्स में आ सकते हैं। स्टमक कैंसर के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड का डेटा है वो उनका कहना है कि कुछ जो हमारा फूड हैबिट है, जो हम खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, उसमें स्टमक कैंसर ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। साथ में जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है स्टमक कैंसर होने में। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे ऐसे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो भी कैंसर करा सकते हैं। तो स्टमक कैंसर में हमारा जो खान पान है वो उसका बहुत ही विशेष रोल है कैंसर का कारण के रूप में। और साथ में अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, इसकी वजह से भी कैंसर स्टमक कैंसर होने का खतरा होता है। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का जो हॉस्पिटल्स में आते हैं वो अनीमिया लेके आते हैं। अनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन जिनका कम पाया गया, उनको अनीमिया के लक्षण थे, जैसे कि थकान होना, वजन कम होना और भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना। तो वो पेशेंट्स जब जाते हैं किसी मोस्टली वो जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, जो पेट संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं। वो लोग उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड देन उनको लगता है कि नहीं इसमें कैंसर है, तो वो लोग कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। इसके जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं उसमें रूटीन CBC, बायोकेमिस्ट्री, ये सब टेस्ट होते हैं। देन एंडोस्कोपी एक हम करते हैं। एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक दूरबीन की पद्धति है जिसको हम लोग आहार नली में उसको डाल करके एंडोस्कोप को एंड लोकली हम लोग देखते हैं कि स्टमक के अंदर कोई ग्रोथ है या नहीं है। और अगर वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रहा है, कोई एबनॉर्मल ट्यूमर दिख रहा है, कोई अगर मांस वहाँ पे बना हुआ है, तो वहाँ से बायोप्सी लेकर के और उस बायोप्सी के टुकड़े को जांच के लिए भेजते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उसमें फिर आगे फर्दर जांच करते हैं। इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करें तो 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट और दूसरे होते हैं स्टेजिंग टेस्ट।
तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया आपको, रूटीन ब्लड केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, एंडोस्कोपी हो गया, बायोप्सी हो गया। बायोप्सी से कंफर्म होने के बाद फिर हम लोग स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं शरीर में लोकली सिर्फ स्टमक के अंदर ही वो कैंसर है या कहीं और भी उसका विस्तार हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग पेट स्कैन एडवाइस करते हैं। पेट सीटी स्कैन एक तरह का एडवांस सीटी स्कैन है जिसमें हम लोग एक स्पेशल डाई यूज़ करते हैं जिसको 18 FDG डाई बोलते हैं, और वो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ कैंसरस एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो पेट स्कैन बेसिकली हम लोग करते हैं स्टेजिंग वर्कअप के लिए, स्टेज कौन सा है वो पता लगाने के लिए। कई सारे पेशेंट पेट स्कैन के लिए अफोर्डेबिलिटी उनकी अगर नहीं हो पाती है तो हम लोग CT स्कैन भी करते हैं। CT स्कैन वो जो होता है वो छाती का और पेट का हम लोग करते हैं, ये देखने के लिए कि लिवर में कहीं बीमारी तो नहीं पहुंच गई है, स्टमक में है तो कहाँ तक उसका विस्तार है। और ये सारा कुछ करने के बाद बायोप्सी की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कैंसर है वो कौन से प्रकार का है, एडिनोकार्सिनोमा है या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अगर जो ईसोफेगस और स्टमक का जो जंक्शन है, जी जंक्शन, वहाँ का कैंसर है तो उसके अंदर हम लोग कुछ और टेस्ट करते हैं जिसको कि हम लोग HER2 टेस्ट बोलते हैं। वो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जो हर पेशेंट्स में नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस में ही वो टेस्ट करते हैं, HER2 टेस्ट बाय फिश। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़। कैंसर एक बार डायग्नोस बन गया उसका कि डायग्नोसिस ये जो भी पर्टिकुलर कैंसर का डायग्नोसिस बना उसमें कौन से तरह का कैंसर है वो पता लग गया, स्टेज हमको पता लग गया, तो हम लोग स्टेजिंग जो होती है उसमें TNM स्टेजिंग उसको बोलते हैं। T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर साइज, N स्टैंड्स फॉर नोडल स्टेटस, M स्टैंड्स फॉर कहीं शरीर में और मेटास्टेसिस है कि नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम लोग कैंसर जो है, स्टमक कैंसर है, उसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1 to 4। शुरू के जो स्टेजेस हैं जैसे स्टेज 1 और 2 है उसमें सर्जरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और उसमें अगर डिज़ीज़ ऑपरेबल है, अगर लग रहा है कि बीमारी तुरंत ऑपरेट हो सकती है तो पहले उसको सर्जरी के लिए भेजते हैं उस पेशेंट को, एंड देन उसके बाद कीमोथेरेपी जिसको हम लोग एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं उसका सहारा लेते हैं। स्टेज 3 जहाँ पे ऑपरेशन अगर लग रहा है कि नहीं हो सकता तो वहाँ पे हम लोग पहले कीमोथेरेपी दे करके साइज़ छोटा, ट्यूमर का साइज़ छोटा करने का प्रयास करते हैं, और फिर जब साइज़ छोटा हो जाता है उसके बाद से सर्जरी के लिए भेजते हैं, और उसके बाद फिर वापस एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। और स्टेज 4 डिज़ीज़ अगर है, चौथे स्टेज का अगर कैंसर है तो उसमें बीमारी की जड़ ख़त्म नहीं हो सकती, ये बात हम पेशेंट्स को पहले बताते हैं और बताते हैं कि इसमें सिर्फ कंट्रोल का काम किया जा सकता है स्टेज 4 डिज़ीज़ में। तो उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी का रोल है, और जो कीमोथेरेपी होते हैं वो बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो ग्लूकोज की बॉटल में मिला करके उनको हम लोग रेगुलर इंटरवल पे देते हैं। पेशेंट्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साइकिल रिपीट करने के लिए कहते हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल टेस्ट हम लगाते हैं, जिसको कि अगर जी जंक्शन का पेशेंट है तो उसमें हम लोग एक टारगेटेड थेरेपी जिसको हम लोग ट्रास्टुजिमैब बोलते हैं उसको भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं अगर वो फिश बाय HER2 इज़ पॉजिटिव इन दैट पेशेंट। तो इस पेशेंट्स में हम लोग कीमोथेरेपी प्लस जो है ट्रास्टुजिमैब का यूज़ करते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, आप किसी भी जंक फूड को अवॉइड करिए। जो बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा लोग खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, उसको अवॉइड करिए। आप अपने खाने में सैलड और फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाइए, रेगुलर एक्सरसाइज पे जाइए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी रोग से निदान देने में आपकी हेल्प करते हैं, और ख़ासकर कैंसर के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रिवेंटिव रोल है। सपोज़ जिसको कैंसर हो गया उस पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसा उसमें कुछ विशेष हम लोग डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं, बट प्रोटीन इनटेक को हम बढ़ाने की बात करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें मसल वेस्टिंग और वेट लॉस काफ़ी हो जाता है पेशेंट्स को। तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए, आप घर का बना हुआ शुद्ध ताज़ा भोजन खाइए, नॉनवेज अवॉइड करने के लिए हम जनरली बोलते हैं, और अच्छा हाइड्रेशन, पानी पीना और ये सब चीज़ों का हम लोग बातें करते हैं, और अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करने की बातें करते हैं। कुछ मिथ्स हैं जिसको जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उसको तोड़ने की बात कहूँगा। सबसे पहली भ्रांति, लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं कि
जैसे ही एफएनएसी होगा या बायोप्सी होगा तो हमारा कैंसर बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है। हमारे बहुत सारे भाई और बहनें हमारे पास आती हैं और वो कहते हैं कि सर हमको तो ये बताया गया है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि ये भ्रांति है, ये भ्रांति से बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है। ये सिंपल टेस्ट है जो आपका कैंसर डायग्नोज करने में हमारी मदद करता है। दूसरी भ्रांति जो लोगों को मन में है वो ये है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होता है, रेडिएशन बहुत पेनफुल होता है। तो वो मैं बताऊंगा एकदम सेफ़ प्रोसीजर है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, बस इंजेक्शंस होते हैं जो ग्लूकोज़ की बॉटल में हम लोग मिला के देते हैं। उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हैं, जैसे कि बाल झड़ना, मुंह में छाले होना, खून की कमी होना, बट 90% केसेस में वो सेफली हम लोग दे पाते हैं। बाकी किसी में अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो वो हम लोग उसको थोड़ा डोज मॉडिफिकेशन से सब बातें करते हैं। और सलाह मैं ये दूंगा कि आप स्वस्थ लाइफ जीने के लिए आप जो चीज़ें मैंने बताई आपको, कि क्या रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बताया मैंने, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करने के बारे में बताया, स्मोकिंग अवॉइड करने के बारे में बताया, उसका ध्यान रखिए, उसको आप लोग नियमित तरीके से करिए। योगा प्राणायाम का भी बहुत अच्छा रोल है, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई सिम्टम लगता है तो उसको प्लीज़ 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 डोंट नेग्लेक्ट, गो टू डॉक्टर। उनको किसी भी नज़दीक के डॉक्टर को दिखाइए, और लग रहा है कि ऐसे कैंसर के लक्षण हैं तो आप उनके स्पेशलिस्ट के पास जाइए। आप अपने घर पे मत बैठिए क्योंकि कैंसर के बारे में हम लोग एक बात कहते हैं और वो हमेशा कहते हैं, और वो ये है कि कैंसर इज़ क्योरेबल, इट इज़ 100% क्योरेबल इफ़ इट इज़ डायग्नोज्ड अर्ली। तो आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, जितनी जल्दी आपका डायग्नोसिस बनता है, जितना अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस बनता है, उतना आपके क्योर होने की संभावना बढ़ जाती है।